नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके बारे में काफी समय से एक बहुत बड़ी चर्चा लगी हुई है, जिसका रिलेशन है डिलिमिटेशन से। डिलिमिटेशन मतलब देश में जो है अलग अलग लोकसभा चुनावी जितने भी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, वो सारी सीटें बढ़ने वाली हैं, ऐसा एक अनुमान है। 2026 में इसका अनुमान है कि 2026 में ये सीटें बढ़ सकती है, डिलिमिटेशन की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये डिलिमिटेशन की वजह से आज जो है तो एक अलग टाइप का पॉलिटिकल सिनारियो बन चुका है, जहां पे एक साउथ वर्सेस नॉर्थ की एक लड़ाई जैसी दिखाई दे रही है, जहां पर साउथ इंडियन स्टेट्स को ये चिंता है कि कहीं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा और राज्यसभा में वो कहीं कम ना हो जाए और उनकी बातों की जो वैल्यू बनती है आज वो कहीं और कम ना हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि करीब करीब 24% सीटें, 24 से 25% सीटें अभी साउथ इंडिया से आती है, मतलब 5 राज्यों से आती हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये 5 राज्य आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। तो ये सारे जो 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला करके 131 सीटें यहाँ पर होती हैं। अब इन 131 सीटों की अगर बात की जाए तो अगर यहाँ पर डिलिमिटेशन होता है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि बैक डेट में पहले क्या हुआ था, कब कब डिलिमिटेशन हुआ था और उनका क्या असर हुआ था देश की राजनीति में, और किस तरीके से सीटें बढ़ी थी। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं डिलिमिटेशन के बारे में कि आखिर डिलिमिटेशन का जो वो किस हिसाब से किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 82 और 170 के तहत जो है तो डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है, और ये क्या डिसाइड करता है कि जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, उनमें कौन से एरिया रखे जाएंगे, छोटे किए जाएंगे एरियाज के, बड़े किए जाएंगे। पॉपुलेशन एक उसका बहुत बड़ा सोर्स होता है, सेंसस के बेसिस पे इसका फैसला लिया जाता है कि कहां पर कितनी सीटें बढ़ सकती हैं। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के बाद आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के बाद में पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था उसके बारे में बात करें, जो 1952, मतलब बेसिकली जब देश में संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन आया उसने के क्या क्या की डिसीजंस लिए थे। पहला डिलिमिटेशन कमीशन था, उसने ये की डिसीजंस लिए थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड लोकसभा और असेंबली सीट्स जो है वो डिफाइन की गई थी। डिलिमिटेशन एक्ट 1952 आया, जो कि आर्टिकल 82 और 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता है। उसके हिसाब से 489 सीटें जो है एलोकेट की गई थी लोकसभा को, वहीं 3283 सीटें जो हैं वो डेजिग्नेट की गई थी स्टेट्स असेंबली को, मतलब स्टेट्स में इतनी सीटें होंगी। अगर इम्पैक्ट किया जाए तो प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक बहुत बड़ा फाउंडेशन दिया। इसके बाद उसके बाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस और साइंटिफिकली डेमोक्रेटिक जो है डेमोग्राफीज या डिमार्केशन जो है तो पहली बार हुआ था इस तरीके का। अगर इसके थ्रू क्या करने की कोशिश की गई थी कि जितने भी स्टेट्स हैं उनकी बराबर के पॉपुलेशन के हिसाब से और उनके रिसोर्सेस के हिसाब से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जिससे हर एक स्टेट का अपना अपना से हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर में काम करता है। इसके बाद जो सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन आया वो 1963 में आया, और वो कुछ नए स्टेट्स के इंक्लूजन के बाद आया। तो अब इसकी बात करते हैं तो की डिसीजंस इसमें क्या थे। तो इसमें की डिसीजंस ये थे कि जम्मू कश्मीर और नागालैंड जो थे, कई कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर जम्मू कश्मीर और नागालैंड में क्रिएट की गई। सीट एडजस्टमेंट किया गया, स्टेट बेस्ड ऑन 1961 के सेंसस के बेसिस पे सीट एडजस्टमेंट किया गया। और रिजर्व सीट जो थी एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए उनको भी सर्टेन रीजन्स में बढ़ाया गया, जिससे कि एससी एसटी कम्युनिटीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में मिल सके, और लोकसभा या असेंबलीज में भी। अब इसका इम्पैक्ट क्या था।
इसने क्या किया कि इसने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। उसके बाद जो है पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज किया, रीजनल डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर को भी रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद स्ट्रेंथन किया पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन टू ग्रोथ, और एससी एसटी के लिए काफी बेनिफिशियल रहा क्योंकि उनके लिए भी सर्टेन सीटें बढ़ाई गई थी जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में हो सके। अब बात करते हैं 1973 में जो थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन आया था 1973 में, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्टेट्स कैसे हुआ था। तो अब इसके क्या की डिसीजंस क्या थे। तो पहली बात कि इसका बेस था 1971 का जो सेंसस था वो, और इसमें 522 जो सीटें थी सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन के बाद 522 सीटें हो गई थी, वो 543 हो जाती हैं। वही अगर रिजर्व्ड और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की का जो प्रोपोर्शन था उसको भी, रिजर्व सीट्स को वो रीएलोकेट किया गया था प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन के हिसाब से, जो भी सेंसस के डेटा था उसके हिसाब से। अब इसका इंपैक्ट क्या था। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लेड टू एक्सपेंशन ऑफ अर्बन कॉन्स्टिट्यूशंस, अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद पॉलिटिकली जो स्ट्रेंथन किया था उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ इंडिया काफी ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रेंथन हुए थे क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी। इसके बाद क्या हुआ कि इंक्रीज्ड रिजर्व सीट्स प्रोवाइडेड टू स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए और तेजी से इन्होंने और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और विधानसभाओं में मिला। इसकी वजह से एस सी एस टी और जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं इस तरीके से। अब आया फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन। फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन जो बना था वो 2002 में बना था, और ये जो चेंज था वो 3 डेकेड के बाद आया था। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो था वो 25 वाज हॉल्टेड फॉर 25 ईयर्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इन 1976 इसको हॉल्ट कर दिया गया था। अब अगर देखा जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है 2001 के सेंसस डेटा के बेसिस पे बना था, जहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है लोकसभा की वो अनचेंज रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो बाउंड्रीज हैं वो फिर से रीड्रॉ की गई और फिर से उन्हें रिडिफाइन किया गया। इस तरीके का काम हुआ था। एस सी एस सी सीट्स जो थी वो रिएलोकेट करी गई बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेटा, जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ी थी या घटी थी उसके हिसाब से उनको रीएडजस्ट किया गया। और ये जो है पूरा डिलिमिटेशन कमीशन का जो डेटा था वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सारे देश में यूनिफॉर्म तरीके से लागू हो गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, जैसे कई सारी सीटें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सब में अर्बन एरियाज थे, तो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हुआ जिससे कि एक तरीके से प्रॉपर लोगों को पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है तो रिबैलेंस की गई थी जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ को एकोमोडेट किया जा सके। जिन एरियाज में पॉपुलेशन इस तरीके की है इस तरीके से बनाया गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ को ध्यान में रखा जा सके। अब क्या हुआ कि ड्यू नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में जो है तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी, वहीं साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन उस तरीके से नहीं बढ़ी थी, इसलिए साउथ इंडियन स्टेट्स ने किसी भी तरीके के सीट इंक्रीज की खिलाफत की थी, जिसकी वजह से ना तो असेंबली में और ना ही लोकसभा में कहीं भी सीट्स बढ़ाई नहीं गई थी, और इसका रिजल्ट ये रहा था। अब क्या हुआ कि नॉट इसका एक और चीज था कि जम्मू कश्मीर में ये क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि पॉलिटिकल डिसकंटेंट चल रहा था 2002 में। पॉलिटिकल विल नहीं बन पाई थी या एक कंसेंसस नहीं बन पाया था जम्मू कश्मीर के साथ में, इस वजह से वो वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो ये बात हो गई थर्ड फोर्थ जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो। अब इसके बाद की स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देते तो पहले डिलिमिटेशन कमीशन में 489 सीटें थी और 3283 असेंबली सीटें थी। सेकंड में 582 थी जो कि 1963 में आया था। 3582 सॉरी माफ कीजिए 522 लोकसभा सीटें और 3499 असेंबली सीट्स हुई। वहीं थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन में 543 सीटें और 3725 जो है तो असेंबली सेगमेंट्स बने। वहीं फोर्थ की बात की जाए तो 543 लोकसभा सीटें तो हुई लेकिन रही वो चेंज नहीं हुआ, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन ना हो में किसी भी स्टेट को कमी ना हो पाए या ज्यादा ना हो पाए। और लेकिन असेंबली सीट जो है 4120 कर दी गई, मतलब बेसिकली लगभग 400 सीटों के आसपास का इंक्रीज दिखाई देता है यहाँ पर। तो ये हो गया आज तक का डिलिमिटेशन कमीशन जितने भी बने उनका डेटा। हम अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड चेंजेस की बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेड चेंजेस ये इस तरीके के हैं कि अगर 1971 के हिसाब से के सेंसस में 8.5 करोड़ वहां की पॉपुलेशन थी और ये उत्तर प्रदेश की वही 24 करोड़ हो जाती है
2021 के हिसाब से एस्टिमेटेड, सेंसस तो हुआ नहीं अभी तक, तो एस्टिमेटेड ही कह सकते हैं। तो जहां पर उत्तर प्रदेश में 30 सीटें बढ़ सकती हैं, वहीं बिहार में 20 सीटें बढ़ सकती हैं, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 10, महाराष्ट्र में 7, वेस्ट बंगाल में 8, दिल्ली में 3। और अगर यहीं आप सदर्न स्टेट्स की बात करें, ओवरऑल 131 सीटें जो अभी थी, वो घटने के चांसेस हैं। अगर सेंसस के डेटा पे अगर इसको देखा जाएगा तो 131 से घट करके 120 से 125 तक भी पहुंच सकती है, मतलब 6 से 11 सीटें कम हो सकती हैं। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी 3 से 5 सीटें घट सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इंपैक्ट हो सकता है। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो उन स्टेट्स की जो वैल्यू है पॉलिटिकली, वो भी घटती है, और ये चिंता बनी हुई है। अब भी बात की जाए तो 1971 में लोकसभा में 543 सीटें थीं। 2026 में ये बढ़ने की उम्मीद की जा रही है कि 800 से 850 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं। जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है वो 250 से 300 सीटों का हो सकता है। तो मतलब 5 इंडियन स्टेट्स जो हैं, उनमें 131 साउथ इंडियन स्टेट में करंट हैं, वो 23.76% के आसपास है। अगर ये 104, माफ कीजिएगा यहाँ पे, अगर वो 120 से 115 के आसपास, 120 125 से 121 के आसपास होता है, तो ये करीब करीब 17 से 18% के आसपास पहुंच जाता है, जो कि अपने आप में ही बहुत छोटा सा नंबर हो जाता है। अपने आप में ही 4 से 5% की उनकी जो से है लोकसभा में, या उनका जो वोट काउंट होता है वो कम हो जाता है लोकसभा में, रिप्रेजेंटेशन सदर्न स्टेट्स का कम हो जाता है। अब वो क्यों चिंता कर रहे हैं इस बारे में, हो सकता सदर्न स्टेट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? तो सदर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, जिसमें सदर्न स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात होती है। तो अगर देखा जाए, और अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की बात की जाए, टिपिकल नॉर्थ इंडियन नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करूं मैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो बेसिकली ये जो है तो नॉर्दर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात हो गई। तो पहले एक चीज देखते हैं कि सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहला पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम सदर्न स्टेट्स में 2,85,000 के आसपास है। वहीं नॉर्दर्न स्टेट्स की है 1.75 लाख के आसपास। बट जबकि भारत का एवरेज है 1.96 लाख के आसपास का। वहीं टोटल फर्टिलिटी रेट अगर देखा जाए, क्योंकि उन्होंने अपने बर्थ कंट्रोल पे बहुत अच्छे से काम किया, फैमिली प्लानिंग पे बहुत अच्छा काम किया, एजुकेशन पे काम किया, तो इस वजह से 1.6 टू 1.8, मतलब रिप्लेसमेंट एज जो 2.1 माना जाता है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, उससे कम हो जाता है। वहीं अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो वो 2 टू 2.9 के बीच में वेरी करता है, कुछ स्टेट्स का 3 के आसपास भी है। और इंडिया का एवरेज जो आज के समय पे वो 2 है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 81% आता है सदर्न स्टेट्स का, वही 74% नॉर्दर्न स्टेट्स का आता है, और इंडिया का एवरेज है 77%। अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एजुकेशन में देखा जाए तो 44% है हायर एजुकेशन में, नॉर्दर्न स्टेट्स का 30% है, और इंडिया का एवरेज है 28.40। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो 10 से 22 के आसपास आता है सदर्न स्टेट्स का आउट ऑफ 1000, और वही 25 से 60 के बीच में आता है नॉर्दर्न स्टेट्स का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से 75 सदर्न स्टेट्स में, 65 से 71 नॉर्दर्न स्टेट्स में आती है, 67.2 इंडिया का एवरेज है। फीमेल वर्क प्लेस वर्कफोर्स की अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो सदर्न स्टेट में 32 से 38% जो है तो फीमेल वर्कफोर्स कहा जाता है। नॉर्दर्न स्टेट में ये नंबर गिर करके 14 से 25% के आसपास वेरी करता है। नेशनल एवरेज 20% के आसपास है। तो अगर आप इन सारे जो हम डेटा आप देख रहे हैं, तो इस डेटा को दिखाने का क्या मतलब, तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि हर एक हेल्थ, फर्टिलिटी रेट, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, हर तरीके से पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, हर तरीके से जो है तो साउथ सदर्न स्टेट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट्स। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद क्या परफॉर्मेंस अच्छा देने की वजह से हमें पेनलाइज किया जा सकता है, ये उनका एक बहुत बड़ा व्यू है। इसकी वजह से हमने इस बात बारे में आपको बताया। तो अब बात करते हैं कि आखिर कंक्लूजन क्या है। तो टोटल लोकसभा सीट जो है, शेयर जो है 23.8 था, वो गिर करके 17 से 19% तक हो सकता है अगर ये एक डिलिमिटेशन होता है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला में रिमेन स्टेबल और विथ स्लाइड ग्रोथ।
पर हो सकता है कि ऐसा हो कि उस तरीके से बढ़े नहीं, अगर क्योंकि अभी अमित शाह जी ने कहा है कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन में कमी नहीं आएगी, एश्योरेंस दिया है, कोई किसी की सीटें कम नहीं होंगी, ये भी कहा गया है। लेकिन अगर सीटें कम नहीं भी होती हैं और अगर 800 सीटें हो जाती है और ये नंबर जो है तो 130 से बढ़ के और 131 पे ही रहा आता है, तो भी परसेंटेज में ये काफी कम हो सकता है। अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात की जाए तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान अपने आप में मिलकर के लगभग 50% के आसपास इन चार राज्यों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और पूरे देश में जो है तो इन चार राज्यों के बेसिस पे पूरे के पूरे पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल इनके यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल शिफ्ट होगा उसके बेसिस पे डिसीजन होने लग जाएगा। अब इसके बाद पॉलिटिकल पावर जो होगी, जो अभी की साउथ इंडियन स्टेट्स वैसे ही इस बात पे कहते हैं कि हम जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन देते हैं उस हिसाब से स्टेट्स को रिटर्न नहीं मिलता है सेंटर की तरफ से। तो उनका यह है कि पॉलिटिकल पावर जो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग राज्यों में, वो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और हमारी बात, जिस तरीके से हमारी बातों को सुना जाता है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए फंड्स आते हैं, उनमें भी कमी आने के चांसेस हैं। ये सारे उनके कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से डिलिमिटेशन के खिलाफ अभी जो है तो 5 राज्यों ने मिल करके एक कमेटी बनाने की कोशिश की है, जहां पर अभी कल या परसों, 2 दिन या 3 दिन पहले, इस पे एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है तो अलग अलग में चीफ मिनिस्टर्स की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर के की है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के इसके अलावा उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन सब ने मुलाकातें की हैं इस बात को टैकल करने के लिए, जिससे कि सदर्न स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो है जस का तस बना रहे, जिससे उनकी रेलेवेंस बनी रहे इंडियन पॉलिटिक्स में के अंदर। आप हमें जरूर बताएं कि डिलिमिटेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।